हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एंजियोप्लास्टी के बाद कौन कौन सी तरह की इमरजेंसीज आ सकती है। इन इमरजेंसीज के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि हमें ज़्यादातर लगता है कि एंजियोप्लास्टी एक बार हो गई तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह के प्रॉब्लम या इमरजेंसी या क्राइसिस नहीं आएगी। जब किसी बीमारी के इश्यूज या इमरजेंसी के बारे में हम जानेंगे तभी उनके बारे में हम प्रिपेयर्ड रह सकेंगे, तैयारी रख सकेंगे और उसको अप्रोप्रिएट तरीके से या ठीक तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इमरजेंसी के मैनेजमेंट पर ऑलरेडी हमने एक सेपरेट वीडियो किया जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। आज मैनेजमेंट के डिटेल्स में नहीं जाएंगे, इमरजेंसी किस किस तरह की हो सकती है उस पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। सबसे कॉमन और सबसे इंपॉर्टेंट इशू जो एंजियोप्लास्टी के बाद आ सकता है वो है स्टेंट थ्रोम्बोसिस यानी सडन स्टेंट में क्लॉटिंग। ज़्यादातर स्टेंट में जो भी क्लॉटिंग आता है पहले एक महीने या पहले 15-20 दिनों में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है। इसका रिस्क का कर्व जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है वैसे वैसे कम होते जाता है, यानी शुरुआती दिनों में सबसे ज़्यादा रहता है, उसके बाद धीरे धीरे टाइम के साथ ये कम होते जाता है। शुरुआती 2-4 दिन 5 दिन में सबसे मैक्सिमम रिस्क रहेगा, उसके बाद लगभग 1-2 महीने के बाद इसका रिस्क 1% से भी कम हो जाएगा। ओवरऑल इसका रिस्क वैसे 1-2% ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी इसमें सडन हार्ट अटैक के सिम्टम्स आ सकते हैं। सडन तेज़ दुखाव हो, घबराहट हो, पसीना हो तो आपको इसको सस्पेक्ट करना चाहिए। यूजुअली एंजियोप्लास्टी के बाद सेम नली में दूसरी जगह पे या दूसरी किसी नली में भी हार्ट अटैक आ सकता है। स्टेंट के क्लॉटिंग के अलावा भी इसके कारण हो सकते हैं, तो इसलिए हर व्यक्ति को जिसको हार्ट अटैक आ रहा है एंजियोप्लास्टी के बाद सबको हार्ट अटैक ही हुआ है या सबको स्टेंट ही क्लॉट हुआ है ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे कारणों से लोगों को चेस्ट पेन हो सकता है, इसको भी इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। टिपिकल चेस्ट पेन के या हार्ट अटैक के क्या फीचर्स होते हैं वो ऑलरेडी हमने हार्ट अटैक के वीडियोस पर डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं। पर अगर आपको एंजियोप्लास्टी के बाद दर्द हो रहा है तो उसको इवैल्यूएट करना ज़रूरी है। किस प्रकार का दर्द है, इसी चेंजेस हैं या नहीं, इसी चेंजेस हैं तो कैसे हैं, इको में क्या चेंजेस है, कार्डियक एंजाइम्स कैसे हैं, ये सारी चीज़ों के बेसिस पर डिसाइड हो पाएगा कि पेशेंट को स्टेंट में प्रॉब्लम हुआ है या दूसरी किसी जगह में प्रॉब्लम हुआ है या सिर्फ मस्कुलर पेन है। सेकेंड इंपॉर्टेंट इशू हो सकता है ब्लीडिंग। कई बार जब पंचर साइट पर आप जहाँ पे पंचर करते हैं वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है। कई बार खून पतला करने की दवाओं के साइड इफेक्ट की वजह से कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है। खांसी में, उल्टी में, मोशन में कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है। कितनी सीरियस ब्लीडिंग है और कहाँ पे ब्लीडिंग है इसके हिसाब से उसका मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड होता है। कभी कभार माइनर अगर ब्लीडिंग है तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ज़्यादा ब्लीडिंग है तो उसको मैनेज करना पड़ता है, ज़्यादा अग्रेसिवली मैनेज करना पड़ता है। तो ब्लीडिंग एक इंपॉर्टेंट इशू है, खासकर इसलिए क्योंकि पेशेंट को खून पतला करने की दवा दी जाती है। मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिपेंड बहुत सारे फैक्टर्स पर करता है। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है ब्लड का क्लॉट बनना। जिस तरह से ब्लीडिंग हो सकती है, अगर आपने खून पतला करने की दवा बंद कर दी, कम डोज पे दिया या दवा का असर नहीं हुआ तो क्लॉट बन सकता है। क्लॉट हार्ट में भी बन सकता है, यानी हार्ट की नलियों में क्लॉट बन सकता है। ये स्टेंट के अंदर भी बन सकता है, स्टेंट के बाहर भी बन सकता है, सेम नली में भी बन सकता है, दूसरी नली में भी हो सकता है, हार्ट का जो कैविटी है या खांचा है उसके अंदर भी हो सकता है। तो बहुत सारे जगहों पे क्लॉट बन सकता है क्योंकि हार्ट अटैक के बाद का पीरियड या एंजियोप्लास्टी के बाद का पीरियड थोड़ा हार्ट सेंसिटिव ज़्यादा होता है, तो इस समय खून के थक्के बनने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो इस समय आपको थोड़ा एक्स्ट्रा सावधानी रखने की ज़रूरत है। और यदि अगर खून का थक्का बन रहा है या ऐसा कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको आपको अप्रोप्रिएट तरह से मैनेज करना पड़ेगा। इसमें भी कहाँ पे क्लॉट है, किस तरीके का क्लॉट है, उस पर डिसाइड होगा कि पेशेंट का मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या होगा। ये क्लॉट अगर हार्ट से निकल के ब्रेन में चला जाता है, हाथ पांव की नलियों में चला जाता है तो भी इशू हो सकता है। हालांकि हृदय की नली से निकला हुआ क्लॉट कहीं और नली में नहीं जाता, लेकिन हार्ट के खांचे या कैविटी के अंदर जिसको एलवी क्लॉट बोलते हैं या लेफ्ट एट्रियम क्लॉट बोलते हैं वो निकल के कहीं पर भी जा सकता है। वो ज़्यादा डेंजरस होता है, उसमें लकवा हो सकता है, हाथ पाँव की नलियाँ चोक हो सकती है, पेरिफेरल एम्बोलाइजेशन ऑफ क्लॉट बोलते हैं इसको। तो ये थोड़ा सा डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है। इसका भी मैनेजमेंट कहाँ कितना क्लॉट है, कहाँ बच जा रहा है क्लॉट, उस पर डिपेंड करता है। इसके अलावा स्ट्रोक यानी लकवे की बीमारी हो सकती है। अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है तो बॉडी की ओवरऑल क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है, इससे लकवा हो सकता है। हार्ट का कोई क्लॉट निकल के अगर ब्रेन में जाए तो भी लकवा हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को सडनली बोलने में तकलीफ आ रही है, चलने में तकलीफ आ रही है, एक हाथ एक पाँव सुन पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन या एक साइड में पेन हो रहा है, इस तरह का अगर कोई भी ब्रेन रिलेटेड फीचर्स हो रहे हैं तो उनको लकवा सस्पेक्ट करना चाहिए और तुरंत अपने डॉक्टर्स को
मिलना चाहिए। उससे बेसिस पे आप डिसाइड कर पाओगे, डॉक्टर्स आपका टेस्ट वगैरह करके डिसाइड कर पाएंगे कि कैसा लकवा है और उसका क्या करना है। ये सारी चीज़ों की हम डिटेल्स में मैनेजमेंट में नहीं जा रहे क्योंकि मैनेजमेंट पर ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो है और मैनेजमेंट इनफैक्ट हर कॉम्प्लिकेशन का मैनेजमेंट पर एक सेपरेट वीडियो किया जा सकता है, इतना एलैबोरेट टॉपिक है। लेकिन फिर भी बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पर एक ब्रीफ डिस्कशन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हम खाली क्या कॉम्प्लिकेशन है और उसका कैसे रिकॉग्नाइज करना है सिर्फ उतना ही बात कर रहे हैं। इसके अलावा किसी किसी लोग को थोड़ा एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है, जो दवाइयाँ दी जाती है उसका भी एलर्जी हो सकता है, कोई और खाद्य पदार्थों का या कोई और चीज़ों का जिसका आप प्रयोग कर रहे हैं एंजियोप्लास्टी में उससे भी एलर्जी हो सकता है। और ये एलर्जिक रिस्पॉन्स कभी कभी बॉडी में सडन क्लॉटिंग भी ट्रिगर कर सकता है, सडन प्रॉब्लम्स भी ट्रिगर कर सकता है। तो इसके लिए भी थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें सडनली ब्लड प्रेशर बहुत सिग्निफिकेंटली ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा किसी किसी को इन्फेक्शन हो सकता है। हालांकि एंजियोप्लास्टी कंपैरेटिवली काफ़ी स्टेराइल प्रोसीजर है तो उसमें इन्फेक्शन यूजुअली नहीं होता है, लेकिन फिर भी किसी किसी व्यक्ति को एंजियोप्लास्टी के दौरान या एंजियोप्लास्टी के बाद या हॉस्पिटल में किसी व्यक्ति का इन्फेक्शन लग सकता है। और डिस्चार्ज के बाद भी कभी कभार जो पंचर साइट है वहाँ पर भी थोड़ा इन्फेक्शन हो सकता है। तो इन्फेक्शन एक इम्पॉर्टेंट इशू है। किस व्यक्ति को कहाँ इन्फेक्शन है और किस तरह का इन्फेक्शन है, कितना सीरियस इन्फेक्शन है, इसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी क्या हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है धड़कन की प्रॉब्लम। किसी किसी व्यक्ति को थोड़ा 2-4 बार मिस बीट्स आ सकता है जो कि माइनर इशू है, बड़ा इशू नहीं है। किसी को सडन कंटिन्यूस अरिथमिया हो सकता है, धड़कन बहुत ज़्यादा तेज हो सकती है, बहुत ज़्यादा देर के लिए ऐसा हो सकता है जो कि एक डेंजरस इशू है। किसी किसी व्यक्ति को धड़कन बहुत कम हो सकती है जो कि कभी कभार डेंजरस हो सकता है, कभी कभार सिर्फ दवाओं की वजह से हो सकता है। किसी व्यक्ति को सडन कार्डियक अरेस्ट हो सकता है जो कि इसका एक्सट्रीम वर्जन है कि जब हार्ट फिब्रिलेट या वाइब्रेशन मोड में चला जाता है तो वो एक बिल्कुल इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है जिसमें अगर आपने पेशेंट को तुरंत ट्रीट नहीं किया तो 5-10 मिनट के अंदर भी पेशेंट की मृत्यु हो सकती है। हार्ट अटैक के बाद ज़्यादातर इस तरह की पेशेंट्स को जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो इमरजेंसी कैटेगरी में आती है और उस समय आपको तुरंत हॉस्पिटल में ही रश करना पड़ता है। और ज़्यादातर पेशेंट की हार्ट अटैक के बाद जो मृत्यु होती है वो कार्डियक अरेस्ट की वजह से ही होती है। ये एंजियोप्लास्टी के बाद भी इसका रिस्क थोड़ा बहुत तो रहता है, रिस्क कम ज़रूर हो जाता है लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। इसके अलावा सडन हार्ट फेलियर भी हो सकता है। किसी किसी व्यक्ति को सडनली अगर पहले से हार्ट फंक्शन कम है और खाने पीने में थोड़ा वेरिएशन होता है या सडनली रिदम चेंज होता है या सडनली माइनर अटैक भी आता है क्लॉट बंद, तो सडनली पेशेंट को हार्ट अटैक ट्रिगर हो सकता है और इसकी वजह से हार्ट फेलियर हो सकता है। हार्ट फेलियर में लंग्स में सडनली पानी भर सकता है, सडनली सांस फूले, घबराहट, बेचैनी, पसीना हो, तो ये कार्डियक इमरजेंसी है। कितना सीवियर हार्ट फेलियर है और क्या उसके इश्यूज है उसके ऊपर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी डिपेंड करेगा। अक्यूट हार्ट फेलियर की इमरजेंसी मैनेजमेंट पर हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया है। कई बार ये हार्ट फेलियर होने का कारण ये भी होता है कि कोई मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए जो कि हार्ट अटैक के बाद पहले 1-8 महीने हो सकता है। इस मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन का मतलब ये है कि कभी कभी हार्ट फट जाए तो वैसे में तो तुरंत डेथ हो जाती है। हार्ट के बीच की जो लेयर है जो इसको इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं वो फट जाए, वैसे में भी 1-2 दिन के अंदर पेशेंट की मृत्यु हो सकती है अगर तुरंत ऑपरेट ना किया जाए तो। इसके अलावा कभी कभी हार्ट का वाल्व फट सकता है, हार्ट का वाल्व के जो धागे हैं वो टूट सकते हैं। ये सारी चीज़ें हार्ट अटैक के बाद कुछ परसेंट पेशेंट्स में हो सकते हैं। 1-2% ही चांस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो 1-2% जिनको ये होता है उनको बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है और उनको जान का खतरा हो जाता है। ज़्यादातर अगर कोई मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसको सर्जरी या अर्जेंट सर्जिकल रिपेयर ज़्यादातर केस में लगता है। अगर सिंपल हार्ट फेलियर तो ज़्यादातर उसको दवा गोली से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा किसी किसी पेशेंट को थोड़ा किडनी का प्रॉब्लम हो सकता है जो कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स के बाद थोड़ा कॉमन है। हार्ट अटैक या एंजियोप्लास्टी के बाद जो कॉन्ट्रास्ट यूज होता है उस पर से किडनी पर असर हो सकता है। हार्ट अटैक में कॉन्ट्रास्ट ना भी यूज हो, एंजियोप्लास्टी ना भी हो तो भी किडनी पर असर हो सकता है क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। ज़्यादातर ये रिवर्सिबल होता है, थोड़े टाइम के लिए ही होता है और अपने आप ठीक हो जाता है। अगर नहीं होता है या कंडीशन बिगड़ती है तो आपको किडनी के स्पेशलिस्ट को मिलना पड़ेगा। यदि किसी व्यक्ति को पेशाब का रंग चेंज हो रहा है, पेशाब कम हो रही है, पेशाब में जलन हो रही है, ऐसा कुछ भी अगर सिम्टम हो रहा है तो एक बार डॉक्टर के साथ डिस्कस करना ज़रूरी है। हर चीज़ का मतलब किडनी फेलियर है ऐसा नहीं है, लेकिन कई बार ऐसे केस में ब्लड टेस्ट करने पर किडनी फेलियर को डिटेक्ट किया जा सकता है। आज के टॉपिक में इतने कॉम्प्लिकेशंस पर डिस्कस किया है हमने और इसके अलावा बाकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो इस टॉपिक के सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। टॉपिक का लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं हो जाए और बहुत बोरिंग नहीं हो जाए, इसलिए इसका बाकी बचा हुआ पोर्शन को हम सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज जिन कॉम्प्लिकेशंस के बारे में हमने बात करी वो है सडन हार्ट अटैक आना, सडन ब्लीडिंग होना, ब्लड का क्लॉट बनना, लकवा हो जाना, एलर्जी रिएक्शंस होना, इन्फेक्शन जो कि पंचर साइट पे भी हो सकता है, पूरे शरीर में भी कहीं पे भी हो सकता है, धड़कन की अनियमितता होना यानी कि रिदम सडनली बहुत कम हो जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, दोनों ही डेंजरस हो सकता है, हार्ट फेलियर होना यानी कि सडनली हार्ट में
फेलियर होने की वजह से, जो कि इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, दवाओं की वजह से हो सकता है, रिदम डिस्टर्बेंस की वजह से हो सकता है। वैसे केस में सडनली पानी भर जाता है लंग्स में और उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। कभी कभी मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन हो सकता है जिसमें हार्ट की कोई दीवार फट सकती है, हार्ट का कोई वाल्व फट सकता है, जो कि अपने आप में भी एक बहुत डेंजरस प्रॉब्लम है, उसमें जान का खतरा हो सकता है। इसके अलावा कुछ कुछ पेशेंट्स को किडनी का प्रॉब्लम भी हो सकता है, जो कि हार्ट अटैक के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद जो दवाइयाँ यूज़ करते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। कभी कभी सिर्फ हार्ट अटैक में ही अपने आप में भी हो सकता है। तो ये भी एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन है जिसके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है। इसके अलावा के बाकी कॉम्प्लिकेशन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करेंगे कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।